नमस्कार दोस्तों, 25 जून 2024 को आप लोगों की बिहार बीएड एंट्रेंस परीक्षा है। उसमें सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज लास्ट रिवीजन आपको सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का करवा रहे हैं और उससे बनने वाले आसपास प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के लिए रामबाण है। प्रश्न है कि पीली क्रांति इनमें से क्या संदर्भित करती है। ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कॉफी उत्पादन। तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। आप हरित क्रांति आपका संबंधित है अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। अब यहाँ पे देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति आपका मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन संबंधित है। 2023 में भी क्रांति संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन और कोको से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। आप ये 4 बात जरूर ध्यान में रखें। 4 से 5 बातें हैं। पीली क्रांति तिलहन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, श्वेत क्रांति दूध से, भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से, नीली क्रांति मछली। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है टेटामीटर, ओडोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर। तो आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने में किया जाता है। जबकि ओडोमीटर, ये ओडोमीटर गाड़ी में लगा होता है। दूरी तय, जितनी गाड़ी दूरी तय करती है उसको मापने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। ऑप्शन है 1770 ईस्वी, 1793, 1794, 1792। तो अस्थायी बंदोबस्त आपको 1793 ईस्वी में लाया गया। और कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून भी कहते हैं, या सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, त्रिपुरा। देखिए, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। बिहार के उत्तर में है नेपाल। पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। दक्षिण में आपका है दोस्तों झारखंड। और पूरब में पश्चिम बंगाल है। इसमें त्रिपुरा आपका नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे तो सिंपल सा, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल। उसके अलावा कोई भारत का राज्य बिहार की सीमा को टच नहीं करता है। अगला प्रश्न है, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य आपको स्थित है असम में। अरुणाचल प्रदेश में एक है काबुल लामोजा पार्क है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये पहला तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। काबुल लामजोआ अभ्यारण्य कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दिहिंग पटकाई कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन लोगों को प्रस्तावना थोड़ा भी ध्यान में होगा तो ये लाइन ही पूरा याद होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये भारतीय संविधान से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जान लें। संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में टोटल, पीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यहाँ पे अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है नकदी फसलें, फलीदार फसलें, बागवानी फसलें, तंतुमय फसलें। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल को कहते हैं फलीदार फसल। क्या कहते हैं? फलीदार फसल।
प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है स्नायु, तंत्रिकाएं, वृक्काणु, नाभिक। देखिए, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है नेफ्रॉन। ध्यान देंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र का कोशिका इकाई है, जबकि नेफ्रॉन क्या है, ये वृक्क यानी किडनी का, ये आप वृक्क यानी किडनी का ये कोशिका इकाई है। कौन? नेफ्रॉन। वृक्क यानी किडनी का छोटी इकाई कौन हो गया? नेफ्रॉन। जबकि न्यूरॉन हो गया तंत्रिका तंत्र का। एक मिनट रुकिए तो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं ठीक है। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, असम, मेघालय। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, कामाख्या मंदिर आपको असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुकिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये अच्छा हो गया। 1932 का पूना पैक्ट। पहला प्रश्न तो वही बन जाता है कि पूना पैक्ट किस ईस्वी में हुआ था? तो याद रखेंगे, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, M.A. जिन्ना, B.R. अम्बेडकर। तो 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं। नवजीवन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। जो 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे अफ्रीका से, उसी याद में हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे विनोबा भावे से याद रखेंगे, भूदान आंदोलन की शुरुआत। भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे किए थे। तो हमारा ये अगला प्रश्न है, बिहार B.Ed एंट्रेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे PDF हो गया आपका डॉक्यूमेंट। ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट। JPG, जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। JPG हो गया आपका इमेज का। MP4 हो गया दोस्तों आपका वीडियो फॉर्मेट। PDF हो गया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान रखेंगे, PNG भी आपका हो गया इमेज फॉर्मेट, फोटो फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखिए, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान रखेंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिहार संबंधित है। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? ऑप्शन है सामंत सेन, बल्ला सेन, धर्मपाल, गोपाल। तो जो आपका प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल कराए थे। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए हैं? कुमारगुप्त। कौन किए हैं? कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे 3-4 जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। इनके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जबकि पहले महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? ऑप्शन है मंगोलिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है बारातांग, बैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, नारकोंडम। तो बैरन द्वीप इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है, जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जो
से आप मरुस्थल में जाते हैं तो बहुत जगह लगता है कि पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का रीजन हम आपको बता रहे हैं। सॉरी, पीछे से देखिए। ऑप्शन पहले देख ले तो ऑप्शन क्या है? प्रकीर्णन, मृग मरीचिका, परावर्तन, प्रतिवर्तन। तो देखिए ये हो गया मृग मरीचिका, इसको कहा जाता है मिराज। क्या कहा जाता है? मिराज। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो ध्यान रखेंगे इसमें, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति? ऑप्शन है सैदी अल रईस, अल बरूनी, इब्न बतूता, ड्यूअर्ट बारबोसा। तो आपका किताब उल हिंद इब्न बतूता की कृति है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किसके द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसमें एक क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हमें कमेंट करके बताइए कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? एक प्रश्न आपके लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कहते हैं साधारण नमक, यानी साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रण, उद्पातन, क्रोमेटोग्राफी। तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो उद्पातित पदार्थ है। उत्पादित पदार्थ क्या होता है? वो उसको गर्म करने पे सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा उद्पातन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? ऑप्शन है मिनीमाटा, अस्थिमुस्ता, ब्लू बेबी सिंड्रोम और एस्बेस्टोसिस। इसका सही आंसर होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम किसने लिखा था? ऑप्शन है जयदेव, कालिदास, शूद्रक, भास। देखिए शूद्रक का एक प्रसिद्ध कृति है मृच्छकटिकम, ध्यान रखेंगे। मृच्छकटिकम। कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद मालविका अग्निमित्र, मेघचरितम। और स्वप्नवास दत्तम के लेखक है भास। स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? भास। अगला प्रश्न है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है? ऑप्शन है सीसा, NO2, SO2, Hg। इसका सही आंसर होगा सीसा, लीड। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था? ऑप्शन है ह्यूनसांग, इतिसिंग, हुआंग यूनसी, फाइयान। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था? ऑप्शन है ह्वेनसांग, इतिसिंग, हुएनयूत्सी, फाइयान। तो एक सिंपल सा ध्यान रखना है, हौ से हर्षवर्धन, हौ से ह्वेनसांग। कहीं कहीं ह्वेनसांग लिखा है, कहीं कहीं ह्वेनसांग भी मिल जाएगा आपको। तो हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। फाइयान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। PPSC के मेन एग्जाम जो है जहाँ से SDO वीडियो सब बनते हैं उसका PT एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला यात्री और चंद्रगुप्त, ये फाइयान किसके शासनकाल में आया था? इस तरह का प्रश्न था। तो फाइयान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। जब चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश का, और मौर्य वंश का संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, मिंटो मार्ले सुधार, साइमन कमीशन, पिट्स इंडिया एक्ट। तो रॉलेट एक्ट आया था, आप ध्यान रखेंगे 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में मिंटो मार्ले सुधार यह आया था आपका 1909 में। साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था, ध्यान रखेंगे।
साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 में। साइमन कमीशन आता है 1928 में। तो इसी के विरोध में लाला लाजपत राय के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, उनको डंडे से पीटा और उनकी मृत्यु हो गई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण इसका ऑप्शन है गैलेना, मैग्नेटाइट, पायरोसाइट, सीडेराइट। ध्यान रखेंगे सीसा का महत्वपूर्ण इसका है गैलेना, मैग्नेटाइट है आपका लोहा का। चलिए हमें कमेंट करके बताइए कि सीडेराइट किसका इसका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा, ध्यान रखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत, अब संविधान का मूलभूत अवधारणा केशवानंद भारती नियमवाद से संबंधित है। केशवानंद मामला से संबंधित है। और इसी का अब इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए याद दिला दिए, और प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को। और 42वां संविधान 1976 को कहा जाता है मिनी संविधान संशोधन, लघु संविधान निर्माण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करती है? प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करती है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, प्रस्तावना, और चौथा ऑप्शन है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इन धनुष के निर्माण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। यहाँ से देखिए 5 प्रश्न बन रहा है, यहाँ से आपको कम से कम 4-5 प्रश्न बनते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला है मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण। मानव की आँख में कौन था? उत्तल लेंस। और जब मानव की आँख में छवि का निर्माण होता है तो इसके पीछे भी अपवर्तन की ही धारणा है, अपवर्तन। अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना ये अपवर्तन की निशानी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा उदाहरण नहीं है? अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना यह अपवर्तन की निशानी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप अगर इसको ध्यान सुनते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन सकते हैं, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको बिहार BEd एंट्रेंस का जो खतरनाक काउंसलिंग होता है उसमें भी आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।